हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सरकारिया आयोग के बारे में। सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में पढ़ लिया है। केंद्र व राज्यों के संबंधों में मुख्यतः हमने 3 संबंधों पर चर्चा की थी: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्यों के संबंधों से हमें इस बात का आभास होता है कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध है वो सही नहीं है, उनमें तनाव है। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्यों के संबंधों में तनाव ना रहे, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित अनेक आयोगों का निर्माण भी किया गया, अनेक कमीशन बनाए गए, जिनमें एक मुख्य कमीशन है सरकारिया आयोग। यानी कि सरकारिया आयोग का निर्माण केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से आज हम सरकारिया आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर जज R.S. सरकारिया, क्या नाम है, R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, एक कमेटी गठित की गई। इस आयोग में 3 और भी सदस्य थे और आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें कुल 247 सिफारिशें सरकारिया आयोग ने सरकार को दी। इसने संघ की शक्तियों को सीमित करने की मांग को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता पर बल दिया। सरकारिया आयोग ने कहा कि केंद्र हमेशा ही मजबूत होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ही पावरफुल होनी चाहिए, जैसा कि संविधान में किया गया है। तो इस प्रकार से संविधान का निर्माण करने वाले बुद्धिजीवियों ने भी सोच समझकर ही केंद्र को मजबूत रखने का जो निर्णय किया है। इस प्रकार से सरकारिया आयोग ने भी ये रिपोर्ट दी कि केंद्र मजबूत होना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं सरकारिया आयोग के बारे में डिटेल से। सरकारिया आयोग केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति के समान वितरण से संबंधित सुझाव देने तथा इसके साथ साथ राज्यपाल के पद की गरिमा को लगातार पहुंचती ठेस को देखते हुए भी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर परामर्श देने की दृष्टि से केंद्र सरकार के द्वारा जून 1983 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के 2 अन्य सदस्यों में R.S. सेन और B. शिवरमन शामिल थे। इन सदस्यों के अतिरिक्त इस आयोग में, सरकारिया आयोग में, एक सचिव, एक संयुक्त सचिव और 4 निदेशक भी शामिल थे। सरकारिया आयोग ने काफ़ी लंबे समय तक केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में अध्ययन किया और अनेक जानकारियां इकट्ठी की। उन सब पर विचार विमर्श और विस्तृत बातचीत के बाद जनवरी 1988 में 1600 पृष्ठों की 19 अध्यायों में 247 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की। तो इस प्रकार से
सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में 247 सिफारिशें सरकार को अपनी रिपोर्ट में पेश की। इन रिपोर्ट में इस प्रकार से बातों को दर्शाया गया। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी। 247 जो सिफारिशें सरकारिया आयोग ने की थी, उसमें मुख्य रिपोर्ट राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर भी थी और इससे में राज्यपाल के से संबंधित कई महत्वपूर्ण सिफारिशों को शामिल किया गया। यह भारतीय राजनीति की विडंबना ही कही जाएगी कि 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार रिपोर्ट में की गई ऐसी लगभग सभी सिफारिशों को दरकिनार करते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी कि 247 सिफारिशें सरकारिया आयोग ने जो की है, वो उनमें से बहुत सी ऐसी सिफारिशें हैं जो आज भी लागू नहीं हुई हैं। सरकारिया आयोग ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केंद्र सरकार की शक्ति को उचित ठहराया। राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है अगर राज्य का प्रशासन संविधान के अकॉर्डिंग सही नहीं चल रहा है। तो सरकारिया आयोग ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केंद्र सरकार की शक्ति को उचित ठहराया, वैध ठहराया, परंतु इसके साथ ही यह आयोग ने यानी कि सरकारिया आयोग ने चेतावनी दी है कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही कम और केवल उस समय में ही किया जाना चाहिए जब स्थायी तथा लोकतांत्रिक सरकार को कायम रखने के लिए एक दूसरे साधन असफल हो जाए। यानी कि आर्टिकल 356 का प्रयोग उसी परिस्थिति में ही किया जाए जब वास्तव में आर्टिकल 356 लगना चाहिए, क्योंकि अनेक बार ऐसा भी हुआ है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ है। केंद्र के द्वारा अनेक ऐसी परिस्थितियों में भी राज्यों में आपातकाल की घोषणा लागू की गई है जबकि राज्य का प्रशासन संविधान के अकॉर्डिंग ठीक ढंग से चल रहा होता है। इसी के साथ साथ सरकारिया आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लागू किया जाना चाहिए, कब लागू किया जाना चाहिए, यदि उसकी आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए उसके पास ठोस तथ्य हो और सबूत हो, तभी केंद्र के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जानी चाहिए। अदरवाइज राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा केंद्र के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ राज्यपाल को ऐसे सभी तथ्य उसी रिपोर्ट के साथ लगाने चाहिए जो रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को भेजता है। ऐसी रिपोर्ट को गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए। यह भी सरकारिया आयोग ने सिफारिश की। आयोग ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 356 में संशोधन करके यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की रिपोर्ट में वर्णित सभी तथ्य राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली घोषणा के भाग होने चाहिए। यह भी सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें की है केंद्र और राज्य संबंधों को सुधारने के लिए। इसी के साथ साथ आयोग के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा जारी करने से पूर्व उस राज्य की सरकार को एक चेतावनी दे देनी चाहिए। यानी कि किसी राज्य में डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन की घोषणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा जारी करने से पहले उस राज्य को सरकार के द्वारा एक बार चेतावनी दी जानी चाहिए, वार्निंग दी जानी चाहिए। यदि संबंधित सरकार चेतावनी पर ध्यान न दे फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि पहले राज्य को चेतावनी दी जाए, डायरेक्ट उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा नहीं की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ आयोग ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि किसी भी राज्य की विधानसभा को संसद की स्वीकृति के पश्चात ही भंग किया जाना चाहिए। आयोग ने ये भी महत्वपूर्ण सिफारिश की कि किसी राज्य की विधानसभा को संसद की स्वीकृति के पश्चात ही भंग किया जाना चाहिए।
इसी के साथ साथ आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने से पहले संबंधित राज्य सरकार से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है कि केंद्र के द्वारा राज्य में बगैर राज्य की सहमति से केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर दी जाती है। तो सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की है कि राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने से पहले संबंधित राज्य से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। यह भी सरकारी आयोग ने सिफारिश की है। इसी के साथ साथ आयोग ने केंद्रीय सरकार की शक्तियों को कम करने की मांग को भी रद्द कर दिया है। सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि केंद्रीय सरकार की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि केंद्र हमेशा ही शक्तिशाली होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। सरकारी आयोग केंद्र के शक्तिशाली होने के फेवर में है, शक्तिशाली होने के पक्ष में है। सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र हमेशा ही क्या होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र होना बहुत ही जरूरी है। सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की है कि देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार का पावरफुल होना अति आवश्यक है, केंद्र सरकार का शक्तिशाली होना आवश्यक है। परंतु आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 258 का प्रयोग केंद्र द्वारा उदारतापूर्वक किए जाने की सिफारिश भी अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशों में की है। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि समवर्ती सूची में राज्य की अधिकार अधिक प्रदान करने तथा इस सूची पर केंद्र के उदार रवैया अपनाने की भी सिफारिश है सरकारी आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशों में की है। सरकारी आयोग ने समवर्ती सूची में राज्य की अधिक अधिकार प्रदान करने तथा इस सूची पर केंद्र को उदार रवैया अपनाने की सिफारिश भी इस आयोग ने की है। आयोग ने यह भी कहा कि समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में हमें पता है कि जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, जिनमें संघ सूची के विषयों पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है और राज्य जो सूची है, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों के द्वारा बनाया जाता है, यानी संघ के द्वारा बनाया जाता है और राज्य विधानमंडल के द्वारा भी बनाया जाता है। अगर दोनों के कानूनों में विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट होता है, तो कानून संघ का मान्य होता है, संसद का मान्य होता है। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग ने संसद की राज्य विधानमंडल से सर्वोच्च संस्था तो माना, किंतु साथ ही यह भी सिफारिश की है। सरकारी आयोग ने संसद को राज्य विधानमंडल से सर्वोच्च संस्था माना है, किंतु साथ ही यह भी सिफारिश की कि राज्य विधानमंडल को भी संविधान संशोधन द्वारा और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। क्योंकि राज्य विधानमंडल के पास संसद की तुलना में कम शक्तियां हैं, यानी कि संसद की तुलना में कम पावरफुल है। तो इस प्रकार से सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि संसद राज्य विधानमंडल से सर्वोच्च संस्था है, लेकिन राज्य विधानमंडल को भी संविधान संशोधन के द्वारा अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। यह भी सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिश की है। फलस्वरूप राज्य अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्य सूची से संबंधित संसदीय कानूनों में राष्ट्रपति की सहमति से संशोधन कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का बदलाव कर दिया जाए तो अनुच्छेद 252 के तहत राज्य सूची से संबंधित संसदीय कानूनों में राष्ट्रपति की सहमति से संशोधन राज्य विधानमंडल आसानी से कर पाएगी। तो यह भी सिफारिश सरकारी आयोग ने अपनी की है। इसी के साथ साथ आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले केंद्रीय सरकार को संबद्ध राज्य के मुख्यमंत्री को विश्वास में अवश्य ही ले लेना चाहिए।
राज्यपाल के बारे में सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले केंद्र सरकार को जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को विश्वास में ले लेना चाहिए। यह भी सरकारी आयोग ने सिफारिश की है। इसी के साथ साथ आयोग ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श की शर्तों की संविधान में व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श की शर्तों को संविधान में व्यवस्था की जानी चाहिए और साथ ही गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में वित्त आयोग से संबंधित भी सिफारिशें की है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग तथा योजना आयोग के मध्य परस्पर सहयोग पर बल होना चाहिए। सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि वित्त आयोग तथा योजना आयोग के मध्य परस्पर सहयोग पर बल दिया जाना चाहिए और साथ ही राजस्व के क्षेत्र में राज्य के हिस्सों को बढ़ाने का भी सुझाव उन्होंने दिया है कि राजस्व के क्षेत्रों में राज्य का जो हिस्सा है वो कम है तो उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसी सिफारिशें भी सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में की है। मुख्य रूप से वित्तीय दृष्टि से ही कमज़ोर राज्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता व्यक्त की है। सरकारी आयोग ने वित्तीय दृष्टि से जो राज्य कमज़ोर है, क्योंकि राज्यों के राजस्व के जो स्रोत कम है इसलिए राज्य वित्तीय मामलों में कमज़ोर है और वित्तीय मामलों में राज्य केंद्र पर निर्भर रहते हैं और केंद्र भी समय समय पर राज्यों को सब्सिडी देता है, अनुदान देता है, सहायता देता है। तो इस प्रकार से सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि वित्तीय दृष्टि से जो कमज़ोर राज्य हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और राजस्व के जो हिस्से हैं वो राज्यों के में बढ़ाए जाने चाहिए। ऐसी सिफारिश भी सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में की है। इसी के साथ साथ आयोग का यह भी कहना है कि राज्यों का जो वित्तीय लाइसेंसिंग पर अधिकतम नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्यों का वित्तीय लाइसेंसिंग पर अधिक से अधिक नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में अंतर्राज्य परिषद के बारे में भी अनेक प्रावधान किए हैं। सरकारी आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसार ही सामाजिक आर्थिक नियोजन तथा विकास के लिए अंतर्राज्य परिषद के गठन पर भी बल दिया। अनुच्छेद 263 के तहत सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाए ताकि राज्यों के मध्य जो विवाद है उसका समाधान किया जा सके। अंतर्राज्य परिषद के गठन पर भी सबसे ज़्यादा बल अपनी सिफारिशों में सरकारी आयोग ने किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से संबंधित राज्यों की स्वायत्तता को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में राज्यों को स्वायत्तता की जो डिमांड है उनको अस्वीकार किया है कि राज्यों को स्वायत्तता नहीं मिलनी चाहिए। अगर राज्यों को स्वायत्तता दे दी जाएगी तो इससे हमारे देश की राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है वो खतरे में आ सकती है और इस प्रकार से यह सिफारिश भी सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में की है। इसी के बाद हम पढ़ते हैं कि सरकारी आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें कौन कौन सी हैं। पहली सिफारिश सरकारी आयोग ने की महत्वपूर्ण सिफारिशों में है कि अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। सरकारी आयोग ने जो महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं उसमें नाम आता है अनुच्छेद 263 का। अनुच्छेद 263 से अभिप्राय है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था भी केंद्र सरकार के द्वारा की जानी चाहिए ताकि राज्यों के बीच में जो विवाद है उसका समाधान आसानी से किया जा सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सिफारिश सरकारी आयोग के द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति शासन से संबंधित सिफारिश भी सरकारी आयोग ने की है। अनुच्छेद 256 नहीं, ये 356 है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि अनुच्छेद 356 को बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल किया जाए। इसका इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब उसका और कोई विकल्प ही ना बचा हो, यानी कि और विकल्प समाप्त हो गए हैं तभी अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद 356 हमें पता है कि
राज्य में लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति अपने नियंत्रण में कर लेता है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण सिफारिशों में सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि अनुच्छेद 356 तभी लगना चाहिए जब उसके ठोस विकल्प उनके पास हो, यानी कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि अखिल भारतीय सेवा के बारे में भी उन्होंने महत्वपूर्ण सिफारिशें की है कि अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। यानी कि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं केवल 3 क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अखिल भारतीय सेवाओं होनी चाहिए। तो सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि 3 क्षेत्रों का जो दायरा है उसको बढ़ाना चाहिए, उसमें विस्तृत उसको करना चाहिए और अखिल भारतीय सेवाओं का जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि करनी चाहिए। यह सिफारिश भी सरकारी आयोग ने की है। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग ने महत्वपूर्ण सिफारिशों में टैक्स से संबंधित उन्होंने सिफारिश की है कि कराधान की शक्ति संसद में ही निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि जो टैक्स से संबंधित पावर है वो संसद में ही होनी चाहिए, संसद के पास ही होनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को, अन्य जो पावर है उनको समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। यह सिफारिश भी सरकारी आयोग ने की है। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग की सिफारिशों में नाम आता है कि जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। अनेक ऐसी परिस्थितियां भी हैं जब राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, आरक्षित रख सकता है। तो सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की है कि इसका कारण राज्य सरकार को अवश्य ही बताया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक विकास कर देना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर क्या कर देना चाहिए? राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद कर देना चाहिए। यह सिफारिश भी सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में की है। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग की सिफारिशों में नाम आता है कि क्षेत्रीय परिषद बनानी चाहिए। सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण होना चाहिए और इन्हें संघीयता के मामले में प्रोत्साहित करना चाहिए। क्षेत्रीय परिषद बनानी चाहिए और इन्हें संघीयता के मामलों में प्रोत्साहित करना चाहिए। यह सिफारिश भी सरकारी आयोग के द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार बिना राज्य की सहमति से भी राज्य में सैन्य बलों को तैनात कर सकता है। ऐसी उनको पावर होनी चाहिए, ऐसी शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ तक कि यह राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है, तथापि यह वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति से सैन्य बलों की तैनाती राज्य में होनी चाहिए, लेकिन यह भी कहा है कि इससे राज्यों से परामर्श करना कोई अनिवार्य नहीं है। इसी के साथ साथ समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से परामर्श भी कर लेना चाहिए। यह सिफारिश भी सरकारी आयोग ने की है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि जब भी किसी राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य में की जाती है तो मुख्यमंत्री की सलाह की जो व्यवस्था है वो संविधान में भी की जानी चाहिए। यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना चाहिए, ऐसी व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। यह सिफारिश भी सरकारी आयोग ने की है। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग की सिफारिशों में नाम आता है कि निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्य के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। निगम कर की जो कुल प्राप्ति होती है निगम कर से, उनको राज्य के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए केंद्र और राज्यों में। तो इस प्रकार से यह सिफारिश भी सरकारी आयोग के द्वारा की गई है।
सरकारी आयोग की सिफारिशों में नाम आता है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता। यह सिफारिश भी सरकारी आयोग के द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए अगर कोई ठोस कारण नहीं है। तो ये भी सिफारिश सरकारी आयोग के द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ बिना संसद की मांग के किसी राज्य मंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। यह भी सिफारिश सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दी है। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार उगाही नहीं करनी चाहिए, सिवाय विशेष उद्देश्य और सीमित समय के लिए। इसके साथ साथ सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच के कार्यों का जो वर्तमान बंटवारा है वो उचित एवं निरंतर होना चाहिए। सरकारी आयोग ने वित्त आयोग के बीच कार्यों का जो बंटवारा है उसको उचित एवं निरंतर होना चाहिए, ऐसा भी सिफारिश सरकारी आयोग के द्वारा की गई है। त्रिभाषा फॉर्मूला से संबंधित सिफारिश भी सरकारी आयोग ने की है कि त्रिभाषा फॉर्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि त्रिभाषा फार्मूला को समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। यह सिफारिश भी सरकारी आयोग के द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ रेडियो एवं टेलीविज़न के लिए स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके कार्यों का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। ऐसी सिफारिश भी सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में की है। इसी के साथ साथ सरकारी आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। यह सिफारिश भी सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में की है। तो इस प्रकार से हम पढ़ रहे थे सरकारी आयोग की सिफारिशें। तो केंद्र सरकार ने दिसंबर 2011 तक सरकारी आयोग की 247 सिफारिशों में से 180 सिफारिशों को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने 2011 तक सरकारी आयोग ने जो 247 सिफारिशें दी, उनमें से 180 सिफारिशों को लागू कर चुकी है केंद्र सरकार। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिफारिश है वो 1990 में लागू की गई, जो कि है केंद्र राज्य परिषद का गठन करना। केंद्र राज्य परिषद का गठन भी सरकारी आयोग ने सिफारिश दी थी, रिकमेंड किया था कि केंद्र राज्य परिषद का गठन आर्टिकल 263 के तहत किया जाता है, वो किया जाना चाहिए। और इस सिफारिश को सरकारी आयोग ने 1990 में लागू कर दिया। सरकार ने लागू कर दिया सरकारी आयोग की सिफारिश को। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो सरकारी आयोग ने सिफारिशें दी थी, कुल 247 सिफारिशें दी थी, उसमें से 180 सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे सरकारी आयोग के बारे में। सरकारी आयोग का जो गठन है वो केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने के लिए किया गया है। इस प्रकार से सरकारी आयोग ने केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने के लिए अनेक सिफारिशें की और कुल 247 सिफारिशें की। इसके जो हेड है वो RS सरकारिया थे, न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसीलिए इस आयोग का नाम भी क्या है, सरकारी आयोग पड़ गया। और इसके अतिरिक्त सरकारी आयोग में 2 और सदस्य भी शामिल है। और सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 247 सिफारिशें दी है, जिनमें से 180 सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। और जो महत्वपूर्ण सिफारिश है वह 1990 में लागू की गई, जो कि केंद्र राज्य परिषद का गठन है।